आज दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर एल्जेब्रा बाय डॉक्टर विनोद कुमार। दोस्तों वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा समझा। आइए आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस के बारे में। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। वेक्टर सब स्पेस का मतलब आप लोग समझिएगा। दोस्तों इस प्रकार की डेफिनेशन हम लोगों ने और भी पढ़ी हुई है पीछे, जैसे कि सब रिंग, सब आइडियल, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी है वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, सब का मतलब एक प्रकार से वही छोटा हो जाता है, जैसे वेक्टर जैसे कि सेट और सबसेट, उसी प्रकार से वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा सब का मतलब जैसे मैं अभी स्पेक्टर की बात कर रहा था, स्पेक्टर बड़ा होता है, सब स्पेक्टर उससे छोटा होता है, तो सब का मतलब हो जाता है उससे एक प्रकार से छोटा वाला हिस्सा। जैसे आपके घर में कुछ फ्रूट्स आए और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वो क्या कहता है, जैसे एप्पल आपके यहाँ है वो क्या कहता है, सब एप्पल दे दो। तो आप लोग क्या समझते हैं कि सब एप्पल का मतलब वो मांग रहा है कि सारे एप्पल? नहीं, सब एप्पल का मतलब मांग रहा है वो छोटा वाला एप्पल, और हम लोग क्या समझते हैं कि वो सारे मांग रहा है। तो दोस्तों सब का मतलब ही एक प्रकार से छोटा होता है, वही बात यहाँ पर भी है। आइए हम लोग वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन को समझें। इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ V। तो पहली शर्त तो यही है कि भाई U जो है वो V का सबसेट है और नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी कहने का मतलब कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर जरूर होना चाहिए। तो U यहाँ पर V का सबसेट है, तो कहा था U V का सबसेट है, is called a subspace of V if U is itself a vector space over the field F under the operations of vector addition and scalar multiplication as defined in V। बहुत ध्यान से डेफिनेशन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें समझें, आँख खोल करके भी और थोड़ी देर आँख बंद करके भी इसको आप लोग मनन करने का प्रयास किया करो। आज दोस्तों मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको समझा दूं। कहने का मतलब V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, U यहाँ पर सबसेट है V का। दोस्तों U V का सबसेट है। अब कहा जा रहा है कि अगर U खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो जाए ओवर द फील्ड F अंडर द सेम ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन V, यानी कि मोटी बात ये समझो, V भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, U भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और जो ऑपरेशन आपने V के लिए यूज किए हैं सेम वही ऑपरेशन आप U के लिए भी यूज करोगे। जिस तरह के बाइनरी ऑपरेशन का यूज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला आपने V के लिए यूज किया है, सेम वही ऑपरेशन आप U के लिए भी यूज करोगे। मतलब ये हुआ जैसे 2 बच्चे, मान लीजिए आप और आपका भाई दोनों लोग क्रिकेट खेल रहे हो। जब आपकी बैटिंग थी तब आपने वहाँ पर नियम रखा कि 1 टप्पा कैच आउट है, ठीक है। लेकिन जब आपके भाई की बैटिंग आई तो आपने कहा नहीं, अब 2 टप्पा कैच आउट है, तो वो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब शर्तों में वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जिन कंडीशन के अंतर्गत V वेक्टर स्पेस है, सेम उन्हीं कंडीशन के अंतर्गत U भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो V भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, U भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, लेकिन U V का सबसेट होने की वजह से U को V का सब स्पेस कहेंगे। अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगी। देखो वही लिखा हुआ है ना, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ V इज कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ V if U is itself a vector space over the field F under the same operations of vector addition and multiplication as defined in V। यानी कि जिस तरह के ऑपरेशन के अंतर्गत V एक वेक्टर स्पेस था ओवर द फील्ड F, सेम उन्हीं ऑपरेशन के अंतर्गत U भी एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। अलग अलग पढ़ेंगे तो दोनों वेक्टर स्पेस कहे जाएंगे, लेकिन जब मिला करके पढ़ोगे तब कहोगे U V का सब स्पेस है। दोस्तों जब भी सब स्पेस शब्द लगाओगे तो आप ये जरूर कहोगे कि वो किसका सब स्पेस है। अगर हम ऐसे कह दें U सब स्पेस है, ये एक गलत सेंटेंस है।
हमको ऐसे कहना पड़ेगा u v का सब स्पेस है, यानी कि जब भी सब स्पेस बताओगे तो किसका सब स्पेस है ये बताना पड़ेगा। अलग अलग पढ़ोगे तो ऐसे कहोगे v भी एक वेक्टर स्पेस है और u के बारे में कहोगे तो u भी एक वेक्टर स्पेस है। जैसे कि अमिताभ बच्चन एक आदमी है, अभिषेक बच्चन भी एक आदमी है, लेकिन जब मिला करके बोलेंगे तब कहेंगे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है। अगर हम केवल इतना बोल दें अभिषेक बच्चन बेटा है तो ये गलत सेंटेंस होगा। अलग अलग बोलेंगे तो हमको यही बोलना पड़ेगा अमिताभ बच्चन भी एक आदमी है, अभिषेक बच्चन भी एक आदमी है। हाँ, लेकिन जब आपस में रिलेशन की बात आएगी, जब मिला करके बोलेंगे तब कहोगे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है। अगर हम इतना बोलते हैं कि अभिषेक बच्चन बेटा है तो ये गलत सेंटेंस। हालांकि ये सेंटेंस अगर हम अनिल कपूर के लिए बोलें तो सही हो सकता है। अगर हम कहें अनिल कपूर बेटा है, क्यों? क्योंकि बेटा एक मूवी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, उसमें अनिल कपूर था। तो अनिल कपूर के लिए आप बोल सकते हो कि अनिल कपूर बेटा है। दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग वहाँ पर सीरियस नहीं होइएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, कई बार मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ और बच्चे सोचते हैं कि नहीं मास्टर साहब इतने बड़े हैं, मास्टर साहब कोई मजाक थोड़ी नहीं करेंगे, वो कई बातों को सीरियस ही ले लेते हैं। तो आपको बता दूँ नहीं, कभी कभी थोड़ा सा मैं मजाक भी कर लेता हूँ, तो उसको थोड़ा समझें कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ बताई जा रही है। तो दोस्तों खैर, अब मैं अपने वापस आऊँ तो कहने का मतलब ये हो गया अमिताभ बच्चन भी एक आदमी है, अभिषेक बच्चन भी एक आदमी है, लेकिन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है। वही बात यहाँ पर भी है। v भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, u भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, लेकिन u v का सबसेट है तो हम कहेंगे u v का सब स्पेस है। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से आपको वेक्टर सब स्पेस की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। वेक्टर सब स्पेस पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर 4 थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनकी प्रूविंग तो नहीं करेंगे, लेकिन सारी थ्योरम्स को हम आपको एक प्रकार से थोड़ा उनका स्टेटमेंट क्या है और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, वो थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट, वो हमसे क्या कहना चाहती है। इन बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, या ऐसे कह लो 2 वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करना है कि u v के लिए सब स्पेस है, या बल्कि और थोड़ा चेंज करूँ, ऐसे कहूँ आपको दिया हुआ है v एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f और आपको एक सेट दिया हुआ है u, बस सेट एक शब्द मैंने यूज किया, सेट दिया हुआ है u, और ये प्रूव करना है कि u v के लिए सब स्पेस है। तो कैसे दिखाएंगे कि u v के लिए सब स्पेस है? तो दोस्तों हमको 2 बातें दिखानी होंगी। एक तो हमको ये दिखाना होगा कि u v का सबसेट है, और दूसरी बात हमको ये दिखानी पड़ेगी कि u खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, ठीक है ना। तो पहली बात दिखाएंगे कि u v का सबसेट है, और जब दूसरी बात दिखाएंगे कि u खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, तो हमको कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी? तो पीछे हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो हमने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल। लेकिन नंबर 1 इंटरनल के अंदर 5 प्रॉपर्टीज थी, नंबर 2 एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की 4 कंडीशन और भी थी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम गिनेंगे तो सब मिलाकर के 10 कंडीशन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ये दिखाओगे कि पहले तो ये दिखाओगे कि u v का सबसेट है, फिर ये दिखाओगे कि u खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, तब आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी 10 प्रॉपर्टीज यानी कि 10 कंडीशंस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम 10 कंडीशन ना दिखाएं, हमारा कुछ कम कंडीशन से ही काम चल जाए, तो दोस्तों अब मैं यहीं पर आपको बताने जा रहा हूँ थ्योरम नंबर 1, जहाँ पर हम लोग 10 का जवाब 2 से देंगे। कहने का मतलब वहाँ पर u को v का सब स्पेस दिखाने के लिए 10 कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 2 कंडीशन से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी कह सकते हो जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं, ठीक है ना। तो आलसी होने का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे 10 कंडीशन हमको यूज करनी थी, 10 कंडीशन दिखानी थी, लेकिन हमारे मन में आलस है नहीं, हम 10 कंडीशन नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा कम से काम चल जाए। ऐसे ही लोग आगे चल करके साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, जो आलसी हैं। क्यों? बड़ा सा काम था, उन्होंने क्या किया, थ्योरम बना दी, जाओ 10 का काम 2 से हो गया। अब मालूम पड़ा मम्मी ने आपसे कहा कपड़े धो, अब लड़का रोज़ रोज़ कपड़े धोता था, रोज़ कपड़े धोता था। एक दिन क्या किया, वॉशिंग मशीन बना दी, ये लो मम्मी इसमें कपड़े धो लिया करो। तो ऐसे लोग एक प्रकार से जो आलसी हैं, वही लोग आगे चल करके साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन बनते हैं।
तो आइए दोस्तों आगे बात करता हूं। तो हम लोग बात करेंगे यहां पर अब थ्योरम नंबर 1 की। तो थ्योरम नंबर 1 में हम लोग 10 का जवाब 2 से देने जा रहे हैं। तो आइए पहले तो हम लोग थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट लिख दें। थ्योरम नंबर 1, a non-empty subset U, a non-empty subset U। अलजेब्रा में जब थ्योरम की बात आती है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो मुझे याद है वो लिखने के बजाय मैं बुक की हेल्प से लिखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं थ्योरम लिखते समय प्रयास करता हूँ कि एक भी वर्ड, एक भी शब्द ना कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि ये हम लोग अलजेब्रा की बुक पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में एक एक शब्द का बड़ा मीनिंग होता है, तो बहुत ध्यान से हमको डेफिनेशंस को पढ़ना होता है। दोस्तों, अ नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, of a vector space V over the field F, over the field F is a subspace, is a subspace। अब जैसे कि इस बुक में जहाँ लिखा हुआ है इज अ सब स्पेस, ये भी कायदे से सही नहीं है। यहाँ पर लिखना चाहिए इज अ सब स्पेस ऑफ वी, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा, सब स्पेस कभी भी एक सेंटेंस के रूप में नहीं लिख सकते। जब भी सब स्पेस का जिक्र आएगा तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि वो किसका सब स्पेस है। हाँ, अ नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज ए सब स्पेस ऑफ V। V भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हैं VF, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा हो गया। V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो U जो है वो इसका सब स्पेस है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। अब यहां पर दो कंडीशन है, केवल दो कंडीशन। नंबर 1, x और y दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं U को, तो x माइनस वाई भी U को बिलोंग करना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है, अगर अल्फा एक स्केलर है यानी कि फील्ड का एलिमेंट, x यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है U का, तो अल्फा इंटू एक्स भी यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए U को। बस ये दो कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 10 का जवाब 2 से दिया है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस थ्योरम को थोड़ा सा 2-4 मिनट थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसको हम लोग इस पर चर्चा करें तो इसको हम लोग और नज़दीक इसके आएंगे, इस चीज़ को समझने में और मदद मिलेगी। तो दोस्तों, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और U उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो कहा जा रहा है U V के लिए सब स्पेस होगा अगर U के अंदर ये दो कंडीशन होल्ड करते हैं। तो ये दो कंडीशन होल्ड करने का मतलब हो गया, अब देखो U V का सबसेट है, ये तो दे ही दिया गया है। U V का सबसेट है, ये बात आपको दे दी गई है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि U खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F अंडर द सेम ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन V, तो इसका मतलब हो जाएगा कि U V का सब स्पेस है। और जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि U खुद एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो हमको दिखानी पड़ती है 10 प्रॉपर्टीज, लेकिन 10 प्रॉपर्टीज का जवाब दिया गया है यहाँ पर 2 से। यानी कहने का मतलब अगर U के अंदर केवल ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो आप ये समझ लो कि वो 10 कंडीशन होल्ड करती हैं। कैसे, आज थोड़ा सा आपको 1-2 कंडीशन के द्वारा इस बात का मतलब भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वो समझा भी देता हूँ। ना U के अंदर केवल ये दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं। आप इन दो कंडीशन की हेल्प से ही दिखा सकते हो कि U के अंदर वेक्टर स्पेस होने वाली 10 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। जैसे कि अब देखो, मान लो मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिखा रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वाली। तो 10 प्रॉपर्टीज में से उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी थी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसी की थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 एलिमेंट।
दोस्तों हम लोगों ने कहा यहाँ पर पहली कंडीशन हमसे क्या कहती है, कोई दो एलिमेंट अगर यू के अंदर हैं तो उनका डिफरेंस भी यू के अंदर होगा। यहाँ पर दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम भी ले सकते हो। तो हमने वही किया, x और x लेट हम लोगों ने एक ही एलिमेंट को दो बार ले लिया। हमने मान लिया x और x बिलोंग कर रहे हैं u को। सो बाय द गिवन फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन जो आपको दी हुई है उसके हिसाब से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी u को बिलोंग करेगा। और x माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा बोल्ड से लिख दो गाढ़े से, क्योंकि हमने आपसे बताया था जीरो भी दो तरह के हैं, एक जीरो स्केलर है और एक जीरो वेक्टर है। ये जीरो वेक्टर है। तो कहने का मतलब हो गया कि आपने देखा कि यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है यानी कि जो जीरो एलिमेंट है वो भी यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से दिखा दिया कि जीरो एलिमेंट भी यू के अंदर है। आइए एक और आपको दिखा दें। अभी भी आपने दिखा दिया है कि जो जीरो एलिमेंट है वो यू को बिलोंग करता है, या प्रूव कर चुके हो अभी। अब इसका आप यूज कर सकते हो। और आप लोगों ने कहा लेट एक्स यहाँ पर एक एलिमेंट है यू का। अब फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहती है, अगर दो एलिमेंट हमारे यू को बिलोंग कर रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी कैन से दैट जीरो माइनस एक्स विल आल्सो बिलोंग टू यू। और जीरो माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा माइनस एक्स। सोचो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी, ये आपने प्रूव कर दी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स वाली। यानी कि अगर कोई एलिमेंट आपके सेट U के अंदर है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी आपके सेट को बिलोंग करता है। अब मान लो आपको दिखाना हो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाओगे, लेट हमने मान लिया कि x और y दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं U को। अब देखना, अच्छा y अगर u को बिलोंग कर रहा है तो माइनस y भी तो u को बिलोंग करेगा। क्यों, अभी भी आपने प्रूव किया कि जो भी एलिमेंट u के अंदर हैं उनके जो एडिटिव इनवर्स हैं वो भी u के अंदर हैं। अब एक एलिमेंट x हो गया और दूसरा हो गया माइनस y। अब तुम्हारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमसे ये कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर u के अंदर हैं तो उनका डिफरेंस भी u को बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस माइनस वाई भी बिलोंग करेगा u को। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि x प्लस वाई बिलोंग करेगा u को। अब आप इसको देखो और इसको देखो, क्या प्रूव हो गया, अगर x और y u को बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन भी u को बिलोंग करेगा। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। अब जैसे कि हम बात करें एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की या हम बात करें कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन की, तो उसको थ्योरेटिकली लिख दोगे कि भाई ये दो कंडीशन भी यू के अंदर बिलोंग करेंगी। क्यों, मैं समझा देता हूँ। दोस्तों यू वी का सबसेट है, ठीक है ना। अब जैसे आपने कहा एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हैं जो यू को बिलोंग करते हैं। दोस्तों यू सबसेट है किसका, वी का। अगर ये तीन एलिमेंट यू को बिलोंग करते हैं तो ये तीनों एलिमेंट v को भी तो बिलोंग करेंगे। और v क्या है, v एक वेक्टर स्पेस है। u को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन v तो एक वेक्टर स्पेस है ही। और अगर v वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर वेक्टर स्पेस होने वाली सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब आप ऊपर की दोनों लाइन को ना देखो, आप इसको देखो बस। अगर x y z v को बिलोंग करते हैं और चूंकि v एक वेक्टर स्पेस है तो v अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर वेक्टर स्पेस होने वाली सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं वो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एक्स वाई जेड होंगे वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे। अब इस लाइन को देख लो कि भाई एक्स वाई जेड यू के भी तो एलिमेंट थे, इस तरह से वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन या एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन या कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अगर वो किसी सेट के अंदर होल्ड कर रही हैं तो उसके जो सबसेट होंगे उनके अंदर भी होल्ड करेंगी ही करेंगी, क्योंकि सबसेट के पास जो भी एलिमेंट हैं वो हैं तो सेट के ही एलिमेंट। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, u एज बीइंग द सबसेट ऑफ v।
है ना, u as being the subset of v will be associative with respect to addition, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ u, वहाँ पर एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे। इसी प्रकार से कॉम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करेंगे ना, u as being the subset of v is commutative with respect to addition। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर ये दो कंडीशन u के अंदर होल्ड कर रही हैं तो आप केवल इन दो कंडीशन की हेल्प से ये दिखा सकते हो कि वेक्टर स्पेस होने की 10 की 10 प्रॉपर्टीज u के अंदर होल्ड कर रही हैं। इसका मतलब u एक वेक्टर स्पेस है और u v का सबसेट होने की वजह से u v के लिए वेक्टर सब स्पेस है। यहाँ पर एक शब्द आया था इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब होता है ये थ्योरम दोनों तरफ से सही है। दोनों तरफ से सही होने का मतलब क्या है, अगर u v का वेक्टर सब स्पेस है तो u के अंदर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगी। अब उल्टी तरफ से आओ, अगर u v का सबसेट है और u के अंदर अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो u v के लिए सब स्पेस होगा, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया कि ये थ्योरम दोनों तरफ से सही है। जैसे कि कुछ बातें होती हैं कई बार दोनों तरफ से सही नहीं भी होती हैं। जैसे कि मैं कह दूं एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। कहने का मतलब जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात दोनों तरफ से सही है। कहने का मतलब अगर u के अंदर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो u v का सब स्पेस होगा और अगर u v का सब स्पेस है तो u के अंदर ये दो कंडीशन होल्ड करेंगी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने चर्चा की थ्योरम नंबर 1 पर। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरम नंबर 2 पर। दोस्तों थ्योरम नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 10 का जवाब 2 से दिया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के आलसी बच्चे होते हैं वही आगे चल करके साइंटिस्ट बनते हैं। तो 10 का जवाब इन्होंने 2 से दिया। अब दूसरा बच्चा है वो उससे और बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अब यहाँ पर 10 का जवाब 1 से देगा। तो थ्योरम नंबर 2 में हम लोग अब यही थ्योरम एक प्रकार से फिर है वहाँ पर, लेकिन हम लोग 10 का जवाब 1 से देने जा रहे हैं। तो आइए थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट। अ सबसेट u ऑफ ए वेक्टर स्पेस v अब यहां पर भी नॉन एम्प्टी होगा, एक आध वर्ड मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है शायद, है ना, कोई बात नहीं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट u, ठीक है, जो बुक में लिखा है वो यही है लेकिन नॉन एम्प्टी होगा यहां पर भी। अ सबसेट u ऑफ ए वेक्टर स्पेस v over the field f over the field f is a subspace of v if and only if क्या कंडीशन है, अल्फ़ा और बीटा अगर ये दो एलिमेंट हैं फील्ड के, x और y ये दो एलिमेंट हैं u के, तो अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई भी बिलोंग करना चाहिए u को। केवल एक कंडीशन अगर यहाँ पर होल्ड करती है तो आप समझ लो कि u यहाँ पर v के लिए सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, v एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, u भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। एक मिनट सॉरी, हाँ v एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f और u यहाँ पर सबसेट है किसका, v का। u सबसेट है किसका, v का। तो दोस्तों अगर u के अंदर केवल एक कंडीशन होल्ड करती है तो u v के लिए सब स्पेस का काम करेगा। और यहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थ्योरम दोनों तरफ से सही है। अगर u v का सब स्पेस है तो u के अंदर ये कंडीशन होल्ड करेगी। उल्टी तरफ से आओ, अगर u v का सबसेट है
और U के अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है तो U V का सब स्पेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, U यहाँ पर V का सबसेट है और केवल एक कंडीशन यहाँ पर वो 10 कंडीशन के बराबर है, 10 प्रॉपर्टीज के बराबर है। अगर U के अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप ये समझ लो कि अगर U के अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये समझ लो कि U खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और अगर U खुद भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F तो U V का सबसेट होने के नाते U V के लिए सब स्पेस का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब U के पास दो बातें हैं। एक तो एडवांटेज उसके पास ये है कि U V का सबसेट है, एक एडवांटेज तो ये है, और दूसरी बात ये है कि U के अंदर ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इन दो बातों की मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि U के अंदर वेक्टर स्पेस होने वाली 10 की 10 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। उन्हीं में से एक दो मैं फिलहाल आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे वन यहाँ पर फील्ड का एलिमेंट है, और वन यहाँ पर क्या है, वन यहाँ पर उसका यूनिट एलिमेंट है। हमने आपको पीछे एक लेक्चर में फील्ड की डेफिनेशन भी बताई है, रिंग की, इंटीग्रल डोमेन की, फील्ड की। तो फील्ड के अंदर यूनिट एलिमेंट मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। तो वन यहाँ पर फील्ड का यूनिट एलिमेंट है। और दोस्तों एक्स वाई हमने मान लिया ये दो एलिमेंट हैं किसके, यू के, ये हम लोगों ने लेट किया हुआ है। लेट एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ यू। जब हम लोगों ने अच्छा, तो अब अगली बात आ जाओ। अब ये प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई भी यू को बिलोंग करेगा। अच्छा, वन को दो बार पढ़ लिख दो आप, कहने का मतलब यही अल्फा भी और यही बीटा भी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी कैन से 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई मस्ट बिलोंग टू यू। अब दी हुई कंडीशन के आधार पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी तो यू को बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई भी तो यू को बिलोंग करेगा। ये क्या प्रूव कर दिया आपने, ये आपने प्रूव कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे आपको एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना है, आप ऐसे दिखा सकते हो। इस बार ये जीरो स्केलर वाला है, ये जीरो किसका एलिमेंट है, फील्ड का, यानी कि फील्ड के अंदर भी तो जीरो एलिमेंट मौजूद होता है। और फिर आप लोगों ने कहा लेट एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ यू। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब जो शर्त आपको दी हुई है उसके आधार पर आप कहोगे अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई भी बिलोंग करना चाहिए किसको, यू को। दोस्तों जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। हालांकि ये जीरो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये जीरो यहाँ पर होगा कौन सा जीरो, वेक्टर जीरो। क्यों, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जीरो इंटू वाई का मतलब जीरो, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, यू को। अब जीरो प्लस जीरो का मतलब भी क्या हो गया, जीरो। इस तरह से आपने दिखा दिया कि यू के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। तो हमने आपको दो प्रॉपर्टी दिखाई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप इस कंडीशन की हेल्प से और इस जानकारी के आधार पर कि यू वी का सबसेट है, आप यहाँ पर यू के अंदर वेक्टर स्पेस होने वाली 10 की 10 प्रॉपर्टीज दिखा सकते हो। तो इसका मतलब हो गया यू खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड एफ। अब चूंकि यू वी का सबसेट है इसलिए यू वी के लिए हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस। तो दोस्तों ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 2। आइए हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 3 के स्टेटमेंट पर। थ्योरम नंबर 3 हमसे ये कहता है अगर किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। आइए इसका स्टेटमेंट लिख दें। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस द इंटरसेक्शन of two subspaces of
एनी वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सब स्पेस। इन्होंने यही लिखा है, लेकिन आगे आप और बढ़ा दो, इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, दैट वेक्टर स्पेस। तो बात समझे, अगर कोई एक वेक्टर स्पेस आपको दिया हुआ है V ओवर द फील्ड F, और आपको दे दिया हुआ है कि U1 भी V का सब स्पेस है, दिया हुआ है, और U2 भी V का सब स्पेस है, तो इस थ्योरम में हमसे ये कहा जा रहा है कि U1 और U2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी V का सब स्पेस होगा। ठीक है, छोटी सी थ्योरम है, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ इसका। तो कहने का मतलब V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो अगर उसके दो सब स्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी V के लिए सब स्पेस का काम करेगा। यही बनाने की एक बात और बता दूं, यहाँ पर दो हो या तीन हो या चार या कितने भी हों, आप लोगों ने कई सब स्पेस ले लिए, उन सभी का इंटरसेक्शन करो, वो भी V के लिए सब स्पेस होगा। तो ये थ्योरम दो के लिए नहीं, कितने भी सब स्पेस हों सभी के लिए थ्योरम काम करेगी। तो एक वेक्टर स्पेस के अगर कुछ सब स्पेसेस हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी V के लिए सब स्पेस का काम करेगा। आज दोस्तों, आज के लेक्चर की ये लास्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 4। तो सब स्पेस पर बेस्ड 4 थ्योरम्स थी, 3 हो गई हैं, ये 4th थ्योरम है। द यूनियन ऑफ द टू सब स्पेसेज इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, हालांकि किताब में नहीं लिखा है, चलो मैं भी फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहा हूं। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज इज ए सब स्पेस, इज अ सब स्पेस if and only if and only if and only if का मतलब आप लोग समझिए क्यों कि थ्योरम दोनों तरफ से सही होगी। वन इज कंटेन्ड इन द अदर, वन इज कंटेन्ड इन अदर। दोस्तों, वैसे हम थोड़ा सा टेक्निकली कर गए तो ऐसे पढ़ सकते थे, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, U1 ओवर द सेम फील्ड F, U1 V के लिए सब स्पेस है, U2 ओवर द सेम फील्ड F, U1 और U2 V के लिए सब स्पेस है। तो देखो, अब पिछली बार जब इंटरसेक्शन की बात कही थी तो हम लोगों ने कोई शर्त नहीं लगाई थी, वहाँ पर हमने कहा था U1 और U2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी V का सब स्पेस होगा। लेकिन जब हमने यूनियन की बात कही हुई है तो यहाँ पर एक शर्त डाल दी गई है, यानी कि U1 और U2 का यूनियन V के लिए सब स्पेस का काम करेगा अगर एक दूसरे के अंदर मौजूद है, यानी कि अगर एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब हो गया कि U1 और U2 का जो यूनियन है वो V के लिए सब स्पेस का काम तभी करेगा जब या तो U1 सबसेट हो U2 का या U2 सबसेट हो U1 का। ये कंडीशन लगा दी गई। कहने का मतलब इंटरसेक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं थी, लेकिन यूनियन में एक कंडीशन है, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया कि ये थ्योरम दोनों तरफ से सही है। तो अब एक बार फिर से सुन लो, अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, अगर U1 और U2 V के लिए सब स्पेस है, तो कहा जा रहा है अगर एक वेक्टर सब स्पेस, बल्कि अब इनको सब सेट के रूप में देखें। अब ये जो दोनों वेक्टर देखो U1 और U2 V के लिए क्या है, सब स्पेस, लेकिन अलग से देखोगे तो ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस है।
अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लिए लड़का है, लेकिन अलग से बात करोगे तो वो खुद भी एक आदमी है। कहने का मतलब U1 और U2 V के लिए सब स्पेस है, लेकिन वैसे U1 और U2 खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस है। अच्छा, अब U1 और U2 खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस है और ये खुद कोई सेट भी है। तो दोस्तों हमसे कहा जा रहा है अगर U1 U2 का सबसेट है या U2 U1 का सबसेट है, तब इनका जो यूनियन होगा वो भी V के लिए सब स्पेस का काम करेगा। यानी कि साथ में ये कंडीशन भी लगी हुई है। तो U1 और U2 अगर V के लिए सब स्पेस हैं और U1 और U2 में कोई एक दूसरे का सबसेट है, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी V के लिए सब स्पेस का काम करेगा। तो थ्योरम दोनों तरफ से सही है। अब दूसरी तरफ से अगर हम कहें तो ऐसे कहेंगे, अगर U1 और U2 V के लिए सब स्पेस है तो इनका यूनियन अगर V का सब स्पेस है तो या तो U1 सबसेट होगा U2 का या तो U2 सबसेट होगा U1 का। तो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अच्छी तरीके से आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया वेक्टर सब स्पेस के बारे में और उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर 4 थ्योरम को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।